अच्छा, एक यही विडम्बना थी, मैं इसी के कारण नर्मदा बेल्ट को सिलेक्ट किया है मैंने। मैं पिछले 2006 से तो एग्रीकल्चर में था, लेकिन 14 से मैं टिश्यू कल्चर में आ गया, बनाना में। तो फिर क्या होता है, फोकस कहाँ किया जाता है, जहाँ केला लग रहा है। लेकिन अभी मेरे पास जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, वो इतने सुंदर आंकड़े हैं। ये कोविड के बाद इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब अगर फार्मर सही से इस पानी का उपयोग करे तो सबसे रिच एरिया रहेगा नर्मदा बेल्ट, सबसे रिच आने वाले समय में। एक आपका नर्मदा कॉरिडोर निकल रहा है यहाँ से, जो मतलब कह सकते हैं कि ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आगे तक का जो रहेगा झारखंड, इनको मैच करने वाला है। दूसरा एक निकल रहा है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। अब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत को मैच कर रहा है दिल्ली मुंबई, और ये नर्मदा कॉरिडोर पूर्व से पश्चिम को मैच कर रहा है। तो हम जहाँ बैठे हैं ना, नर्मदा जी के किनारे पर, ये सबसे सुंदर ट्रांसपोर्ट के लिए डेवलप हो रहा है और बहुत बड़ा पॉकेट है। अभी यहाँ आपके यहाँ से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर में थोड़ा सा बदलाव होगा। आगे उतना सुंदर एग्रीकल्चर नहीं है, टेकड़ी चढ़ते हैं उसके पहले पहले। तो ओंकारेश्वर से बड़वानी तक का जो एग्रीकल्चर है, ये फार्मर सीखने को तैयार है, एक्टिव है, कर रहे हैं, नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, करने को भी तैयार है। तो ये एरिया, मतलब मेरा कहना नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने यहाँ पर सर्वे किया है। अच्छा, कि आगे भविष्य में 5-6 साल में जब ये कॉरिडोर भी स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी ट्रेवलिंग चालू हो जाएगी, एटलीस्ट मैक्सिमम 8 साल, जब यहाँ की एग्रीकल्चर की इकोनॉमी जो है एमपी की, वो एमपी की इकोनॉमी ही ये जोन रहेगा 150 किलोमीटर ओंकारेश्वर से बड़वानी। और इसमें जो नहरें आ गई आइट साइड, मतलब नर्मदा जी से 25 लेफ्ट 25 राइट, ये जो ट्रैक है, तो 50 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर का जो ट्रैक बनने जा रहा है। अब इसमें केवल हमको फिनिशिंग लाना है। जब मैंने ये सारे सर्वे सुने, क्योंकि क्या होता है जब बड़ी यूनिवर्सिटियों की मीटिंग्स होती है, R&D होती है, तो वहाँ कुछ हम जैसे लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, वो अलग अलग राज्यों से। जैसे MP से मेरा भी सिलेक्शन था, तो ये उनके जब पत्रक बनते हैं और R&D पर चर्चाएं होती है, तो ये बातें निकलती है कि अगला भविष्य 10 साल का क्या है, गवर्नमेंट बात करती है, फिर अगला भविष्य 20 साल का क्या है, उस हिसाब से अपनी डिजाइनें बनाती है। जब मैंने पूरे डाटा समझे, तो फिर मैंने अभी क्या किया है, MP के बाहर ऑलरेडी मैं कई सारे राज्यों में कार्य कर रहा हूँ। फिर फाइनलाइज ये समझ में आया कि हम नर्मदा किनारे कर क्या रहे, गेहूं, सोयाबीन, मक्का और काटन। नर्मदा किनारे मेरे घर गांव के मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, तो कपास की खेती कर रहे हैं, मक्का की खेती कर रहे हैं, जिसमें जीवन में कभी लॉटरी सिस्टम नहीं है। फिक्स इनकम है ना, जिसमें MSP है उसमें लॉटरी निकालोगे कैसे? नहीं निकल सकती है। तो सारा मंथन किया हमारी टीम ने, तो फिर ये डिसीजन लिया, पिछले लॉकडाउन में डिसीजन लिया था कि नर्मदा बेल्ट जब डिजाइन खुद हो रहा है नेचुरल, तो उसमें अपना योगदान देते हैं, अपनी आहुति देंगे और इसको क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हमने कुछ एक फसल को पकड़ा, केला। मेरे ये स्टेटमेंट सुन करके आप लोग अगर दूसरी चीज में पारंगत हो तो दूसरे को पकड़ सकते हो आप लोग, लेकिन केला एक ऐसी फसल है कि वो अमीर का भी है, गरीब का भी है, मध्यम वर्ग का भी है। खाने में उगाने वाले के लिए पानी और जमीन चाहिए, वो दोनों चीजें हैं हमारे पास नर्मदा बेल्ट में। अभी जो बात हो रही थी मेरी, जस्ट अपनी चर्चा चालू हुई, उसके पहले ये मेरे साथी थे उत्तर भारत से, ये निकल रहे हैं, अभी निकले हैं, जयपुर पहुंच गए, ये आंध्रा जा रहे हैं। उत्तर भारत से सेंटर है बड़वानी, इसके बाद में गुजरात, इस तरफ गुजरात आ गया, इस तरफ महाराष्ट्र आ गया, सोलापुर उसके आगे, यहाँ से 700 किलोमीटर है। आंध्रा उसके आगे, आंध्र प्रदेश जाओगे तो यहाँ से 1200 किलोमीटर है। अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ से 1200 आंध्रा है, और यहाँ से 1200 उत्तर भारत है, जहाँ केला अच्छा रेट बिकता है। अभी विडंबना क्या है, रेट मरे हुए हैं ना, हमको सबको पता है कि रेट मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी हमारे यहाँ से माल लेने की बजाय आंध्रा जा रहे हैं।
मतलब ट्रांसपोर्ट डबल हो रहा है, समझने की बात है। आंध्रा क्यों जा रहे हैं कि केला वहां का अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। सरल सी भाषा में छोटा शब्द, हमसे 2 गुना ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल करके वो गाड़ी बुलाना पसंद कर रहे हैं। यहां से अगर उत्तर भारत में गाड़ी जाएगी तो तीसरे दिन की मंडी है, और आंध्रा से गाड़ी जाएगी तो 5वें दिन 6ठे दिन की मंडी है। तो माल कटने के बाद 6 दिन गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब रिस्क बढ़ गई ना आपकी। कहीं पंचर हो गया तो 7 दिन हो गया, कहीं जाम में फंस गया तो 7 दिन हो गया, कहीं गाड़ी पलटी खा गई। साल भर 100 गाड़ी 1000 गाड़ी भरी तो 2 गाड़ी तो डैमेज होती है। तो ये भी रिस्क है। उसके बावजूद आदमी बड़वानी से माल लेने की बजाय आंध्रा से ले रहा है, 2 रुपए ज्यादा देने को तैयार है। ये हम किसान समझ जाए तो अच्छा रहेगा। हमारी मजबूरी क्या है कि हमें 2 रुपए कम मिल रहे हैं। व्यापारी की मजबूरी है कि मुझे 4 रुपए देना है, लेकिन 4 रुपए वाला माल तो दो। ये दोनों की बीच की द्वंद्वता है, इसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करें। इसीलिए किसान पाठशाला आगे निकल चुका है। आप लोगों ने बुलाया, ये अच्छा किया। जो मीटिंगें भी हो रही थी, कुआं में जैसे मीटिंग हुई थी, तो हमने एफपीओ बना लिया 1 अप्रैल 2021 में। मीटिंग तो अभी हुई ना, दिसंबर में हुई, ठीक है। हम ऑलरेडी नर्मदा बेल्ट को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केले का बिजनेस हब बनाने के लिए एफपीओ बना चुके हैं। उसमें कई सारे किसान जुड़ रहे हैं। आप जैसे नए किसान जो आ रहे हैं उनका भी हम स्वागत ही करते हैं कि आ जाइए। जब मेरे पास मीटिंग का मैसेज आया, मुझे इन्होंने बताया कि यार मीटिंग है बलराम भी, आपको रुकना है, तो मेरा जाना था चंडीगढ़। तो उसको फिर मैंने कैंसिल किया। पहले तो इनको समझाइश दी मैंने कि यार आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो मुद्दे गलत है। मुद्दा होना चाहिए दूसरा, आप बात कर रहे हो तीसरी। मुद्दा होना चाहिए कि हम नर्मदा बेल्ट में केला लगाएं तो ज्यादा रेट कैसा मिले। मुद्दा होना चाहिए कि हमें सौदा चिट्ठी कैसे मिले। मुद्दा होना चाहिए हमें कांटे पर पेमेंट कैसा मिले। ये मुद्दे होना चाहिए। कुछ तो भी गलत बात का ही मुद्दा लेके चल रहे हैं, उठाई नहीं देंगे ना फलाना, वो उठाई मांग रहे हैं। ये मतलब व्यापारी और किसान के बीच में ईगो वाली बात आ गई। मैंने भी व्यापारियों से बात करी तो उनका कहने का मतलब ये पड़ा कि आप उठाई के बारे में 20 रुपए लगते हैं, 20 रुपए नहीं दोगे तो हम 50 पैसे आपके रेट काट देंगे। ये हकीकत है, ये हो रहा है। हाँ, तो ये हकीकत है। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, हम उठाई देने को तैयार है, उठाई देने को तैयार है, पर हमको एक शर्त, हम काटा पर्ची लेंगे आपसे, सौदा चिट्ठी। ये सुंदर बात है ना, सौदा चिट्ठी और चेक लेंगे। ये सुंदर बात है। वो बोले चेक कैसा लोगे, तो मैंने बोला भैया आप बोल रहे हो कि हमको 15 रोज में पेमेंट आएगा आपका गाड़ी का, तो हमको 18 रोज का चेक, एकदम सही बात, 20 रोज का चेक दे दो। तो वो भी मानने को तैयार है, बोले कि ये तुम्हारी बात जायज है, उसमें कई गड़बड़ी नहीं है। उसमें हम तो श्योर है ना कि वसूल कर सकते हैं बाद में। हाँ, तो उन्होंने बोला उठाई में हम कन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उठाई में अगर तुम 20 पैसे हमारे से मारोगे तो हम 50 पैसे आपको मार देंगे। वो उनके हाथ में है। हाँ, वो आपसे सौदा नहीं करेंगे ना महंगा, क्या कर लोगे। सौदा चिट्ठी और चेक की आप बात जो बोल रहे हो जाए, ये सुंदर बात है। ये अगला भी एक्सेप्ट करेगा। हाँ, उसमें कोई गलती भी नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, व्यापारियों ने भी बोला, यही बोला। तो ये खैर अब ये क्या हो गया है, कुछ लोगों ने ले लिया ईगो पे। उधर व्यापारियों ने भी ले लिया, इधर कुछ किसानों ने भी ले लिया ईगो पे। तो अब वो मुझे लगता नहीं कि वो पछड़ा सुधरेगा, वो गड़बड़ रहेगा। अब वो न तो मीटिंग होगी और न ऐसी बातें होगी। ये जैसा चल रहा है वैसा एरर में चलता रहेगा। तो मैंने व्यापारियों को बात करी तो उठेगा तो बहुत नामुमकिन है। मतलब वो बोल रहे तुम 20 रुपए नहीं दोगे हम तो उधर 50 पैसे काट देंगे। वो कान इधर से पकड़ो ना, बात एक ही है। घाटे में किसान है, तुम 50 पैसे में आप घाटे में जा रहे हो, 20 पैसे देना पड़ते। सही बात है। केवल अपन को तो सौदा चिट्ठी और चेक। मैंने अभी जो 26 तारीख को रेवा में मीटिंग हुई ना, उस समय भी मैंने पहल तो यही करी थी कि हम तलून वाले बात कर रहे कि उठाई नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे तो सब उठाई दे रहे ना, सब दे रहे। फिर आप मान लो ना कि हम उठाई दे रहे हैं। मैं आपका पर्सनल अकेले का सौदा हुआ, आपने बोला भैया पेपर पे मत देना, मैं अलग से नगद दे दूंगा, तो फिर आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, क्या कर रहे हो। ये मैंने उस दिन रेवा में भी बोला लास्ट में, फिर चलने नहीं दी। मैंने कहा ठीक है भाई आपकी मर्जी। मैंने तो बोला कि स्वागत करो, 20 रुपए अपनी तरफ से बोल दो, 20 रुपए कुंटल हम उठे देंगे, लेकिन हमारी ये बातें मानोगे तो। हाँ, कंडीशन अप्लाई। हालांकि ये सारी चीजें, मैं चाय लूंगा, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा तो मुद्दा और ही तीसरा ही है
एक्चुअली व्यापारी मेरे से भी अगेंस्ट है, क्योंकि मैंने जो एफपीओ में शुरुआत करी वापस, पहले हम खरीदी करते थे 2014-15 तक हम खरीदी करते थे पहले, फिर रेवा आ गया तो फिर हमने खरीदी बंद कर दी थी। अभी जब वापस खरीदी चालू करी तो पहली गाड़ी बनी तो हमने जो किसान की आवश्यकता है कि भाई कांटे पे चेक देंगे, ये मुद्दा मैंने ही चालू किया है, मैंने ही वीडियो वायरल किया है। तो वो व्यापारी अगेंस्ट है, लेकिन मैं व्यापारियों को मिलकर समझा रहा हूँ कि आपके भले के लिए मैं व्यापारियों को बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को उत्तर भारत में जिनसे गाड़ी बनवा रहे हो उनको भेज दो। भैया नर्मदा बेल्ट का ट्रेंड बदल गया, कांटे पे चेक देना पड़ेगा। सही बात। तो अगला पैसा आपका रोकेगा नहीं ना, वो आपको श्योरिटी से देगा ना। व्यापारी की मजबूरी क्या है, एक हद तक एक सिक्के का पहलू दिखता है कि व्यापारी गलत है, सिक्के का पहलू दूसरा ये है कि वो ठीक है। हम उसकी जब चेयर पे बैठते हैं तो परिस्थिति क्या है, अगर आप इस गांव में माल देखने आए, 4 किसानों का माल देखा, ठीक है, किसी का 5x5 है, किसी का 5x6 है, किसी का 5.5 है। अब जब बगीचा शुरुआत होती है तो गाड़ी पूरी बनती है, एंड होता है तो आधी गाड़ी यहां से बनेगी, आधी गाड़ी वहां से बनेगी। पहली ये गणित है। दूसरा, व्यापारियों को अभी यहाँ नर्मदा बेल्ट में जो माल काट रहे हैं इनको भी थोड़ी अनभिज्ञता है। अगर आपके यहाँ से माल खरीदी किया और वो गाड़ी जाकर के 70% पास हुई, 30% फेल हो गई, मतलब कलर नहीं बैठा, या 50% पास हुई, 50% फेल हुई, या किसी की गाड़ी 100% पास हो गई, कलर अच्छा है, लेंथ अच्छी है, शाइनिंग है, वादा है, सब अच्छा है, तो उन्होंने एनालिसिस करना चाहिए। उन्होंने किसानों को बोलना चाहिए कि भाई रमेश के यहाँ का माल लिया वो पास हुआ, तुम गांव वाले देखो रमेश के यहाँ अलग क्या है। तो ये व्यापारी भी नहीं कर पा रहा है। अब सुरेश के यहाँ का माल गया, वो 70% फेल हुआ, तो उत्तर भारत वाले क्या करते हैं, चेंबर वाले घर से 1 रुपया लगाते नहीं, वो सुंदर आदमी है, वो हमारे ऊपर ही खेती करते हैं, हाँ अपने ऊपर खेती करते हैं, उनका ट्रैक है। तो जो गाड़ी आपकी गई, आज माल कटा, 3 दिन में गाड़ी पहुंचेगी, 4 दिन पकई में लगेंगे, 2 दिन 3 दिन बेचने में लगेंगे, ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उनका पैसा खड़ा होने में 12 दिन लगेंगे। ना मैं नहीं पीऊंगा पानी, एक बार पी लूंगा। तो ये सुंदरता है कि 12 दिन में पैसा खड़ा होता है जब वो पैसा डालते हैं नीचे। अब इस 12 दिन में अगर उस प्रक्रिया में कहां कहां रुकावट आती है, एक तो गाड़ी गई वो पूरी पहुंच जाए उसके आंगने में, अगर रास्ते में गड़बड़ हुई, गाड़ी दिक्कत में आ गई, तो आपकी काटा पर्ची तो हो गई, वो अगला इसको पैसे देने वाला नहीं है लोडर को, कौन, जिसके आंगने में गाड़ी नहीं पहुंची। उसके बाद गाड़ी पहुंचने के बाद जो लोडर के पास पैक करने वाले हैं, जिन्होंने कैरेट पैक किया, उन्होंने सही से सफाई वाला पैकिंग किया। एक तो ढीली पैकिंग होती है तो गाड़ी चलते चलते ऐसे रगड़ होती है, तो केला काला काला हो जाता है। और अगर टाइट पैकिंग है तो वो गाड़ी माल खुलेगी तो वो स्क्रैच नहीं आएगा। तो एक तो खुलते समय अगर उसमें स्क्रैच ज्यादा है तो वहीं से फोटो वीडियो भेजता है लोडर को, भैया मैं तेरा टिकट भेज रहा हूँ, आजा, तेरी गाड़ी 20% फेल होगी तो बताएगा 40% खराब है, उसको चांस मिल गया ना पैसे कम करने का। अब ये लोडर के पास इतना टाइम नहीं है कि सब काम छोड़ करके वहां गाड़ी देखने चले जाए। ये रियलिटी है इस बिजनेस की। ये जाएगा नहीं और वो बताएगा 40% फेल, तो वो गाड़ी अगर 1.5 लाख की है तो 40% पैसा काट के डालेगा, 50,000 उसका कट जाएगा, 1 लाख रुपए डालेगा। अब वहां से उसने 50,000 काट के डाला, तो ऐसे महीने में अगर आप 50 गाड़ी बना रहे हो तो स्वाभाविक है 5 गाड़ी डैमेज होगी, निश्चित है। कितना ही आप ध्यान रख लो 5 गाड़ी डैमेज होगी, वो 5 गाड़ी का पैसा उन 50 गाड़ी में बांट देगा अगला, घर से लोडर भी देने वाला नहीं तो उसका खेत बिक जाएगा। अभी माल चल रहा है 7 रुपए का, तो आपसे वो स्वाभाविक 5 मैच खरीदेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि महीने में 5-6 गाड़ी फेल होने वाली है, तो ये पैसा मैं किन के ऊपर बांटूंगा, किसानों को ऊपर बांटेगा। ये फिक्स इस व्यापार का रूट है। लोडर को क्या चाहिए, वो किसानों में अवेयरनेस भेजे कि पड़ोस में माल लग रहा है वैसा मत खेती करो, हमको व्यापारी को माल चाहिए वैसी खेती करो। ये इतनी सी केवल फाइन ट्यून चाहिए। हाँ, कि आपकी गाड़ी 100% पास कैसे होगी, आवाज आ रही है, उसके कुछ पैरामीटर है, वो मैं काफी समय से बतला भी रहा हूं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि 5x7 पे कोई केले के पौधे बेचने वाला बोलता नहीं कि 5x7 पे लगाओ।
5x5 या 5x6 पे प्लांटेशन करो, वो उनके दायरे हैं, वो उनकी मजबूरी है कि पौधा ज्यादा बेचना है। उसको नहीं मतलब है कि आपके यहाँ माल कटा तो वो गाड़ी पास होनी चाहिए, उसको ये मतलब है कि मेरा पौधा कैसे बिके। अभी जो खाद बेचने वाला है उसकी भी मजबूरी है कि 1000 पौधे का खाद का पर्ची बनता है। तो ये सब अपने अपने दायरे से बंधे हैं, लेकिन हम किसानों को सोचना पड़ेगा कि मुझे 2 पैसे ज्यादा कहां से मिलेंगे और मेरा खर्चा कैसे करें। जो एफपीओ हमने बनाया है वो इसी के लिए बनाया है। इत्तेफाक है कि मेरी खुद की टिश्यू कल्चर लैब है, तो हम पौधा भी हम बेच रहे हैं, वो हमारी एक पाइपलाइन अलग है। लेकिन 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं, लैब आई 14 में। हमारा मेन डीएनए है किसान पाठशाला, जो सीखना और सिखाना एक प्रोग्राम है, वो निःशुल्क है पूरे भारत में और कई सारे व्यक्ति जुड़े हैं। अभी तो पूरे भारत के लगभग उसमें सीखने सिखाने की मुहिम में 2.5 लाख से ज्यादा किसान हैं, कुछ हिंदुस्तान के बाहर के भी हैं। आगे जो दिख रहा है ना प्रोग्राम, बहुत सारे व्यापारी पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे, जिनको क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी 3 चीजें जहां मिलेगी वहां जाकर बैठेंगे। अगर हम यूनिटी से इकट्ठा होकर के एक दिशा में खेती करें तो माल बेचने की कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज अपनी गाड़ियां लोड हो रही है, आज भी गाड़ी लोड हो रही है, 7.5 रुपए का रेट है। आज जो गाड़ी हमारी रेवा के प्लाट पर 5x7 पर बन रही है, पंजे की गाड़ी, वो 7.5 रुपए की लोड हो रही है आज 3 तारीख को। अब इसी बात को अगर कोई पकड़ के बात करे कि यार बलराम भाई 7.5 का माल भर रहे हैं, हमको तू 5 रुपए क्यों दे रहा है, तो उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। ये अभी मैसेज आ गया मेरे पास 11:11 पे, जो गाड़ी लोड हो रही ना, सोहन भाई वही गाड़ी पर है, माल की क्वालिटी देखो, समझ में आ रहा है? ये अभी मैसेज आ गया मेरे पास कि गाड़ी जो लोड हो रही ना, पंजे की गाड़ी, ये अभी आप इसको देखोगे कि कैसे पंजे करके ये उसकी लेंथ और डंडे की मोटाई किस तरीके की है, टैगिंग किया हुआ है कि कौन से दिन कौन सा पंजा आया है। ये पंजे की लोडिंग हो रही है। डबल डाल रहे पानी में? हाँ, 2 टब है। 2 डबे। एक्चुअली काम सारे वो करना पड़ेंगे जहां से पैसा ज्यादा आ जाए। ये छोटा सा शब्द है ना कि 2 टब है। 2 टब है मतलब वो 2 टब से मतलब वो डबल धुलाई कर रहा है ना। हाँ, डबल धुलाई कर रहे हैं। एक साइड अलग आएगी, ये तो क्या मिट्टी वाला पानी हो, एक में शैम्पू है और फिटकरी है, हाँ, दूसरे में बावेस्टिन है। सही है सिस्टम अंगस से। कोई पहले पंजा कटा तो वो शैम्पू फिटकरी से धुल गया, तो उसकी जो डस्ट मिट्टी थी निकल गई। अब उसमें दराती लगी है या कहीं टूट फूट है, झड़ जाता है केला, तो उसको बावेस्टिन में डिप किया है। अब बावेस्टिन में हमने यहीं से डिप कर दिया तो ये अगले 10 से 12 दिन तक फंगस में नहीं आएगा। सही बात। अगले की झंझट हमने हटा दी। अपने को क्या लगा, 100 ग्राम बावेस्टिन एक गाड़ी में 300 रुपए का, उस 300 रुपए ने अगले पैसे कटने रोक दिए अपने। अब ये इन लोडरों को भी पता नहीं, बेचारों को, ये छोटे से ड्रम लाते हैं, औपचारिकता निभाते हैं कि हम केला धो के बेच रहे हैं, एक्चुअल में औपचारिकता निभा रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। सफाई मतलब सफाई। मैंने एक वीडियो जारी किया अभी धागे से काटने का, वो व्यापारियों को मैंने भेजा, सबको, बड़वानी के जितने व्यापारी सबको भेजा कि तुम मध्य प्रदेश में ऐसा ट्रेंड लाओ कि दराती कटना बंद हो जाए। अपनी गाड़ी धागे से ही कटती। आज वो जो कटर है ना, उसकी शादी है खुद की, तो आज गाड़ी पे नहीं है। अब नया कटर है तो वो आज दराती से काट रहा है, अपनी गाड़ी धागे से कटती है। उसमें काफी पहला नुकसान भी होता है और उसमें वो भी लगती है। बराबर। भाई पूरा चांद भी आ रहा है। तुम्हारे गाड़ी जो ट्रैक्टर खड़े थे तो वो जरा गाड़ी पीछे चलो हम कर दें। हाँ पर नहीं आप बैठो। अरे आप कर दें। हाँ तुम चली जाओ। ये धागे से पंजा काटता है। एक काम करो, प्लास्टिक धागा आता है मछली पकड़ने का, 20 रुपए में बहुत लंबा मिलता है। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम छोटी सी बात है। प्लास्टिक का धागा, 2 उसमें खिलियां बांध लो, ऐसे पंजे के ऊपर निकाला और खींचा, कट जाएगा। फिर पंजे के ऊपर से निकाला और खींचा। मैं खुद गाड़ियों पे जाकर उनको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि तुम ऐसा करो।
क्योंकि जब एक्सपोर्ट की गाड़ी यहाँ पे आती है तो उसमें दराती नहीं चलती, वो उनके स्टील का छोटा चाकू लाते हैं, लोहे की दराती काम में लेते नहीं, और जो पंजे करते हैं वो धागे से पंजे करते हैं, प्लास्टिक से, ताकि उसमें जंग ना लगे। तो जंग के कीटाणु लगेंगे, उसमें फंगस आएगी। अभी हम उत्तर भारत भेज रहे हैं और एक्सपोर्ट की गाड़ी बनाते हैं, तो एक्सपोर्ट में फिर आती है बंगाली लेबर। अच्छे व्यापारी क्यों नहीं है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक, माल हमें सही चाहिए, दूसरा यहाँ पेक करने वाले सही चाहिए, पेकर भी चाहिए। मतलब एक चीज को रिपेयर करते करते हमें सिस्टम को रिपेयर करना है। सबसे पहला काम कि हम खेतों में जो खेती कर रहे हैं उसके नॉर्म्स ऐसे हों कि कोई भी व्यापारी खेत के अंदर आए तो बिना सौदा किए निकले नहीं बाहर, उसने तो हमारे ऊपर गिर जाना चाहिए कि यार ये दूसरे को दे देगा, नहीं तो बस इतनी सी खूबसूरती लाना है। तो केले को चाहिए, वो काम करेंगे तो वो खूबसूरती आएगी। अभी यहाँ पर आप लोगों के जो केला लगा है वो किस तरीके से है? आप कैसे खेती कर रहे हैं? लाइन से लाइन, पौधे से पौधा, और काम करने की स्टाइल कैसे है? सब 3-4 लोग सब अलग अलग है। हाँ, बताओ ना कुछ। 5 बाय 5.5 का है, ठीक है। भैया गया 6 बाय 5 पे है, ओके, या 5-5 पे है। इनका 5.5 5 पे। 5 पे की। या 5-7 पे। तो अगर आप सभी के अलग अलग ग्राफ है, सभी एक साथ लगा था, आगे पीछे था? नहीं, आगे पीछे सब। मैंने पहले वो आलू लगाया था शुरुआत में, कंद लगाया था। कंद लगाया 8.5 हाँ। उसके बाद अभी टिश्यू पे गया, अभी लगाया। जैसे आपका 5-7 पे है तो कितनी उम्र का है ये 7 महीना होगा, जुलाई से। फ्लावरिंग अब आएगा? हाँ, अभी फ्लावरिंग है। बस शुरुआत में होगा, ऊपर मुंह पे, ये समझ लो फरवरी 1 में चालू होगा, है ना? तो 5-7 वाले में घूम के देखोगे तो पत्तों की संख्या, आप खुद एक इकट्ठा होकर के सभी खेतों में जाओ, फोटो सेशन करो। 5-5 वाले में 7 महीने के बाद सीगा टोका के जंग के धब्बे कितने दिखते हैं? चालू हो जाता है वो बहुत जल्दी, है ना? पत्तों की संख्या कितनी है, कितने पत्ते ड्रॉप हो गए हैं। फिर 5-6 वाले पे जाओ, फिर 5-7 वाले पे जाओ। मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, उत्तर आपको ही मिलेगा कि किस खेत में पत्ते की संख्या ज्यादा है। एक्चुअल में जिस दिन माल की कटाई है, आपकी जो घार टंगी है उसमें जो पंजे हमने रखे हैं, जिस दिन कटाई है, आज दराती लगेगी, उस दिन साइंस क्या बोलता है कि उस घार के अंदर अगर 10 पंजे हैं, उस घड़ के अंदर 10 पंजे हैं, तो उस पौधे के ऊपर 10 पत्ते होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो कॉम्बिनेशन मैच होगा कि वो 10 पत्ते जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना न्यूट्रिशन आपके केले में गेन करेंगे। तो पत्तों की संख्या अगर कम है, फल की संख्या ज्यादा है, तो वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद न्यूट्रिशन उतना आपके केले में जाएगा नहीं। वो न्यूट्रिशन जाएगा नहीं तो ये केला जो ट्रेवलिंग करेगा, थोड़ी थोड़ी सी जगह पर जो स्क्रैच लगेगा उसमें फंगस जल्दी आएगी, इसके छिलके की बनावट अलग रहेगी, ये राइपनिंग होने के बाद इसका कलर अलग आएगा। बहुत सारे कलर आते हैं, एक खाकी पुट्टा कलर, एक पीला कलर, एक हल्दी पीला कलर, एक गोल्डन पीला कलर। मार्केट माल कैसे खरीदता है? हम केला खरीदने जाएंगे तो क्या देखेंगे? वाला अच्छा चाहिए ना, हल्दी पीला दिखना चाहिए, दूर से चमकना चाहिए, दाग धब्बे कम हो, उसी ठेले का पहले बिकेगा। नॉर्मल सी बात है। तो वो ठेले पे ज्यादा जल्दी केला बिके, इसके लिए हमारे खेत में पत्ते ज्यादा होना चाहिए। ये इतना लिंकिंग है ये। नीचे से ऊपर तक तभी जाएगा। हाँ, तो 5-7 वाले प्लॉट में आप देखोगे आपको सीगा टोका नहीं मिलेगा, जंग के धब्बे कम मिलेंगे, पत्तों की संख्या ज्यादा मिलेगी, उसका डंडा जो निकलेगा, फल जो निकलेगा, भले अभी क्या है, वेट 5-7 और 5-6 के हिसाब से नहीं आएगा, वेट आएगा जो खेत मालिक है उसने कितना खाना खिलाया, वजन उस पे आएगा। अभी 5-5 वाले के पास बजट है 100 रुपए पौधे का खर्चा करने का, 5-7 वाले के पास 50 रुपए बजट है, तो वजन कम ज्यादा आएगा, लेकिन क्वालिटी इसकी ही अच्छी रहेगी, निश्चित है। जब डंडा निकलेगा तो ये हरा पीला कलर का डंडा आएगा। डंडे का कलर देखोगे ना तो मैच्योर डंडा रहेगा, हरा पीला, और 5-5 वाले को देखोगे तो पीला हरा दिखेगा। ये मेजर फर्क दिखेगा। ये पीला हरा मतलब बचपना चल रहा है अभी, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। हरा पीला मतलब ये हार्डनिंग हो गया है, कड़क हो गया, इसमें मैच्योरिटी है। बात एकदम छोटी सी है, लेकिन इन बातों को हमें गौर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। गजब काम करते हैं। ये किसानों की सुंदरता है भाई। मैं यूपी में विजिट किया था। केला लगाते हैं। हाँ। क्या भैया?
भैया केला नहीं लगा। आप केला नहीं लगाते? नहीं, अभी केला लगाएंगे आपकी मीटिंग के बाद। ले लो स्टॉप हाँ, करो। स्थिति क्या है, कैसे केले में आगे बढ़ना है? आप लोगों को हमारे ग्रुप से क्या सपोर्ट चाहिए? आप लोगों की जरूरतें क्या है केले में, ये बताओ। जरूरत ये कि अच्छी क्वालिटी बनाए, रेट अच्छे मिले हमको भी, और क्या। और बेचने करने की भाई, झंझट बेचने की झंझट है क्या है? आपके ग्रुप में सारी वो सिस्टम किसान माल तो पैदा कर लेता है। हाँ, बेचने की मार्केटिंग के लिए बहुत समस्या आती है। हर किसान ये इतना एक्सपर्ट नहीं है कि उसका माल को बाहर बेच सके, हम्म। बस उसको बेचने की समस्या आती है। आपका फायदा वही है कि कुछ न कुछ लिंक बड़ी है आपकी, आपके मेलजोल Actually, हम जैसे काम क्वार्टर इसी सारी पर कर रहे चीजें। हैं। मेरा खुद डीएनएच किसान है, मैं फार्मर ही हूँ। हम काम ही उस पर कर रहे हैं कि हम जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं पूरा, हम ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि आगे के जो बायर है, जो मार्केट बाहर का है, उससे पैसे कमाना है, फार्मर को संगठित करके एक साथ चलना है। फार्मर से हमें 1 रुपए की न आशा है न आगे रखेंगे, लेकिन बायर से पैसे कैसे कमाएंगे, तो फार्मर को शिक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों हाथ से ही ताली बजेगी। आपकी जो आवश्यकता है और व्यापारी की जो आवश्यकता है, इन दोनों के बीच की कड़ी हम बनने जा रहे हैं। हमसे मतलब मैं अकेला नहीं, हमसे मतलब मैं तो चाहूंगा कि आप सभी एफपीओ में सदस्य बनो। आपकी खुद की कंपनी में आप खुद अपने से काम करो ना। एफपीओ मतलब किसानों का संगठन है, उसमें आप खुद शेयर पार्टनर बनो और वही सिस्टम सारे आपके गांव में लागू करो। तो मेरी भी यहां आने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद उस सिस्टम के एक हिस्से बनोगे। जो डिसीजंस लिए जाएंगे उनमें सब में आपकी भागीदारी रहेगी। ऐसा नहीं कि बलराम ने जो बोल दिया कर दिया वो सब सही है। आगे का भविष्य है एफपीओ। सारी मल्टीनेशनल कंपनियां अब जो नीचे ग्राउंड पे कार्य करेंगी वो एफपीओ से काम करेगी और एफपीओ किसानों के साथ काम करेगा। डायरेक्ट कंपनी अब किसानों के साथ कुछ बातचीत नहीं करेगी। तो इसी कड़ी में हम क्या कर रहे हैं कि व्यापारी को क्या क्वालिटी चाहिए, डोमेस्टिक में हो या एक्सपोर्ट में हो, उसके कुछ नॉर्म्स है। तो नॉर्म्स को हमने फिक्स किया। हम किसान को वो सिखा रहे हैं कि भैया आप थक गए हो, अब रुक जाओ, अब अपना दिमाग मत लड़ाओ। अब ये जो व्यापारी को जो चाहिए ये नॉर्म्स आपके खेत में काम करो, बस करना इतना जाए। हमें खेती कर रहे हैं, खेती करना है, लेकिन नॉर्म्स वो फॉलो करना है जिससे व्यापारी की श्योरिटी हो। हम पहले से एडवांस में बुक रखेंगे कि हमारा इतना टन माल इस जगह जाएगा। आज मेरी ये जो कंडीशन है अपने ग्रुप की, पूरे हिंदुस्तान में 5/7, 5/8, 5/9 पे कोई बात करता नहीं हमारे अलावा, क्योंकि सब बातें करते हैं उनके उनके पार्ट की। जो प्रोडक्ट बेचने आता है वो उतनी बातें करता है, उसके प्रोडक्ट बेच करके बाहर निकलना है। किसान का माल बिके नहीं बिके छोड़ दो। पौधे बेचने आता है वो पौधे बेचने की बात करता है, उसके बाद रटून तड़ी चौथी लेते आए नहीं आए बात करते नहीं। व्यापारी जो माल खरीद रहा है, वेंडर, उसने बाहर का बड़ा सीन नहीं देखा। वो कितना है कि आपके यहाँ बी क्वालिटी है तो बी क्वालिटी का माल दाहोद भेज देगा, आपके यहाँ ए क्वालिटी है उसका माल चंडीगढ़ भेज देगा, आपके यहाँ A++ है तो वो एक्सपोर्टर को बुलाएगा। वो ये नहीं कर रहा है खरीदार कि आप तीनों को सिखाए कि यार बी बनाना बंद कर, ये बना। होता क्या है, एक गांव में अब A 1 प्लाट है और B C के 4 प्लाट है, तो फिर गधा घोड़ा एक पासंग में तुलेगा। फिर किसान बोलता है मैंने A बनाया, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। वो दिक्कत है व्यापारी की। तो उसको बेचारे को भी दूरदृष्टि नहीं है, उसको आज की दाल रोटी खाना है, इतनी दूरदृष्टि है। ये सारे सिस्टम को अलग करके हम क्या बना रहे हैं कि इस गांव में जो केला लगे, पहले तो आप इकट्ठे हो जाओ किसान, यूनिटी बनाओ कि हम इस गांव में 5 लोग केला लगा रहे हैं, तो हम 5 अब इकट्ठे होके लगा रहे हैं, एक दिशा में लगाएंगे, एक तरीके का माल बनाएंगे। तो ये क्वालिटी भी हो गई, क्वांटिटी भी हो गई, ये दोनों चीजों का मैच हो गया और आप फिर बड़े ग्रुप से अटैच हो गए। ये कंटिन्यूटी हो गई। अभी नर्मदा बेल्ट पे बी किसान एफपीओ काम कर रहा है, तो नर्मदा बेल्ट पे 150 किलोमीटर है, 350-400 किसान जुड़ चुके हैं ऑलरेडी अपने ग्रुप में। तो आप यहाँ के 5 किसान उस 400 किसान के साथ आ गए, तो अभी आप 5 नहीं बचे, आपकी संख्या 400 हो गई।
अब उस ग्रुप में जो सौदे होंगे, जो तरीका चलेगा, उस ग्रुप में जो बायर आएंगे, वो इन 5 के लिए अलग से नहीं आएंगे, वो इकट्ठे हो गए। तो हम उस ग्रुप के प्रतिनिधित्वता के तहत आगे बोल सकते हैं कि हम नर्मदा बेल्ट पे 300 किसान हैं, जिसमें 30 प्लॉट ऐसे हैं जो एक जैसी कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको पूरे महीने देगी। उसमें हम फेल हो तो आप बताना। ये बात एकदम छोटी सी है, लेकिन इस तरीके का जब स्टेटमेंट हम देते हैं तो बड़े बायर आकर रुकते हैं। ये सारा खेल क्या है? अच्छे व्यापारी जहां से पैसा ले सके उनको बुला करके रोकना। तो वो मेरे एक से भी नहीं होगा। वो हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना अपना पार्ट खुद को निभाना पड़ेगा। पिछले साल मैंने एक व्यापारी हैं, हिंदुस्तान के अच्छे बड़े व्यापारी हैं, सागर कोपड़ेकर, उनको लेकर के मैं पूरे नर्मदा बेल्ट में करीब 20-22 मीटिंगें मैंने करी। एक्चुअल में मैं खरीदी नहीं कर रहा था पिछले साल, तो जो खरीदार था उनको सामने बिठाया कि भैया ये बायर है, और वो एक्सपोर्टर इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट है। व्हाइट ग्लोब और धरती एक्सपोर्ट, सागर कोपड़ेकर उनका नाम है। वो पूरे भारत से जहां अच्छा माल होता है वहां एक्सपोर्ट करते हैं, माल उठाते हैं। तो उनके साथ मीटिंगें करी, किसानों के पास तक हम गए, उनको यहां तक तैयार किया मैंने कि भैया बॉटम रेट का एग्रीमेंट कर लो आप हमारे किसानों से। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने 8 रुपए बॉटम रेट दिया कि 8 रुपए से नीचे हम माल खरीदेंगे नहीं, इसके ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो। अब इससे सुंदर बात कहां से लाएंगे? बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। बहुत अच्छी। ठीक है। इसमें एक ही कंडीशन थी, 5/7 पे लगाना पड़ेगा, इससे छोटा ग्राफ नहीं होना। अभी पिछले साल जो मैंने 1 महीना 15 दिन ये मुहिम चलाई, इसमें जितने पौधे बेचने वाले हैं ये इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने डीलर बना दिए जो केला खरीदते हैं उनको, व्यापारियों को। अब ये कितना बड़ा दुष्चक्र है ये आप समझना डीपली। आपसे कोई आदमी बात कर रहा है कि आपको केला तो लगाना है ना, तो केला लगाना है तो 5/7 पे लगाओ, 5 मिनट लगाता हूँ। और इस तरह की गाइडलाइन फॉलो करो। पौधा कहां से लेना, खाद कहां से लेना, दवाई कहां से लेना, आप डिसीजन लो। हम क्या बोल रहे हैं, तरीका ये होना चाहिए। अब इस तरीके पे आप जाओगे तो मिनिमम 8 रुपए किलो आपका बॉटम रेट है, ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो रहेगा। लॉकडाउन आएगा तो भी 8 रुपए का पैसा देंगे हम, एग्रीमेंट पहले दिन से करेंगे। इससे सुंदरता है कहीं केले में? तो जो कंपनियां थी पौधे बेचने वाली, उन्होंने क्या किया नर्मदा बेल्ट में, XYZ जितनी कंपनियां हैं उन्होंने जो माल खरीदते हैं उनको डीलरशिप दे दी। जैसे बालसमंद में रमेश भाई को दे दी, है ना, उधर सक्कू झक्कू के पास डीलरशिप है। तो इनको डीलरशिप देने के बाद क्या हुआ, अब रमेश भाई अगर पौधा बेचेगा तो उसको 1 रुपया कमीशन मिलेगा पौधे पे। तो उस भाई को भी ये जानकारी नहीं है कि 5/7 में मेरा माल पास होता है, 5/5 में मेरा माल फिर दाहोदी भेजना पड़ेगा। उस बेचारे को भी जानकारी नहीं है। उसने 1 रुपए के चक्कर में किसानों में नेगेटिविटी फैला दी, 5/7 में तुम्हारा माल नहीं बिकेगा। खरीदार कौन? रमेश। तो किसान क्या समझता है, यार मेरा जो माल खरीदने वाला है वो जो मुझे बोलता है 5/7 पे मत लगाओ, तो मैं क्यों लगूं? एक्चुअल में जो एक्सपोर्टर बोल रहा है उसकी फिर किसी ने सुनी नहीं। ये रियलिटी हुई इस 6 महीने में। तो हम प्लान बी पे चले गए। मेरे को तो नर्मदा बेल्ट को डिजाइन करना है, समझना बात को। आज आप 10 लोगों के साथ बैठा हूं, इसमें से 10 में से 1 भी आता है तो स्वागत है, और 10 में से 1 भी नहीं आएगा तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने उस दिन मीटिंग में भी बोला, भैया ये मीटिंग तो आपकी इत्तेफाक है कि आपने बाद में लगा ली, मैं तो काम ही कर रहा हूं इस पे। पहले मैं 6 महीने पहले सबके घर गांव में घूम गया, तुमको ऐसा लगा कि ये रमेश ने झक्कू ने सक्कू ने बोल रहे हैं कि 5/7 का केला हम नहीं खरीदेंगे, और मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भला बुरा, मैं मुंह पे बोलता हूँ कैमरे पे जो रियलिटी है। रमेश ने कई किसानों को बोला, भाई ये बलराम 5/7 पे बोलता है तो हम तेरा केला नहीं खरीदेंगे। क्यों? उसके पास डीलरशिप दूसरे पौधे की है। ये रियलिटी है। मेरे पास किसानों के फोन आते हैं, तो मैं इनके अब इनका प्लान बी क्या है कि बलराम खुद ही माल खरीद ले। भाई पहली प्राथमिकता थी कि वो एक्सपोर्टर इनसे गाड़ी भरवाए, मेरे को कोई 2 पैसा नहीं चाहिए उससे माल उठाने में। बालसमंद में जब जो पटेल साहब है, महेश पटेल बलगांव वाले,
उनके यहाँ मीटिंग हुई, जैसे आज आपके यहाँ इकट्ठा हुए, तो बाल समझ में ज्यादा किसान है, तो करीब 80-100 किसान आए थे। वहां रमेश पटेल को भी बुलाया, सागर कोपड़ेकर जी से वो रमेश पटेल की मुलाकात कराई। उस गधे को इतना समझ में नहीं आया कि बलराम क्या कर रहा है, ये पहले समझ तो ले। एक्सपोर्टर से रमेश पटेल की मुलाकात कराई कि भैया यहां अगर तुम माल बनाओगे तो ये वेंडर है, ये आपकी गाड़ियां भर देगा, तो 2 पैसे कमाने को मिलता ना उसको एक गाड़ी में। 50 पैसे का कमीशन रहता है, 20 टन की गाड़ी बनती, 10,000 रुपए गाड़ी मिलता ना। उस मीटिंग का वीडियो देखोगे, रमेश पटेल है उस मीटिंग में। मैंने सागर विभाग 2 बार बताया, मैंने कहा भैया ये यहाँ के अच्छे लोडर है, अपना अगर यहाँ आपकी गाइडलाइन अगर लेंगे तो ये आपकी गाड़ी लोड कर देगा, आप इनका काम देख लेना। वो एक चवन्नी छाप काम किया उन्होंने कि पौधे बेचने के चक्कर में किसानों को बोलते हैं 5x7 का माल नहीं जाता। अब उनको जीवन भर गधे को दाहोद में, उज्जैन में, दिल्ली में माल बेचना है। इतना कर पाएंगे ना वो? क्या कर पाएंगे? अभी हमने क्या किया, एफपीओ बनाया, जो जनरल किसान था उसको खड़ा कर दिया। सोहन भाई जो खरीदी कर रहे हैं ना, उनको एबीसीडी कई जानकारी नहीं, माल की क्या, मतलब एक व्यापारी का जो नॉलेज होता है कि पैसा अटक जाएगा तो फंस जाएगा, तो पैसा रोटेशन के लिए चाहिए, कुछ जानकारी नहीं, कभी माल किसी का खरीदा नहीं। काम होते हैं नॉर्म्स पे। तो सोहन भाई को हमने एक नॉर्म्स की पर्ची दे दी, भैया खेत में जाओ, पत्ते गिनना, पंजे गिनना, तने की मोटाई नापना, नीचे का पंजा कितने इंच का, बीच का कितने इंच का, ऊपर का कितने इंच का, उसमें फंगस कितनी है। 1 मिनट का वीडियो बनाना, और एक 51 व्यापारियों का ग्रुप है, उसमें ये वीडियो डाल देना और माल लिख देना कितने टन है। अब वो वीडियो देखते हैं व्यापारी, वो दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई वाले, वो मुझे मैसेज भेजते हैं, भैया ये माल मुझे चलेगा, मैं यहां तक खरीदने को तैयार हूं। वो उतारा मैं सोहन भाई को देता हूं, वो सौदा कर लेते हैं, गाड़ी कट जाती है। एकदम सिंपल सी लाइन है। ये इनको अभी तक ये 10-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, इतना समझ में नहीं आ रहा। तो अब इस चीज का कोई इलाज नहीं है। इस चीज का इनका तो ऐसा है कि 2 रोज पहले 10 टन की गाड़ी बना ली, तीसरे रोज आए तो बोल रहे तुम्हारे माल में टिक्की है, ऐसा है, वो है। तो 2 दिन पहले कहाँ गया था भाई? वही मैंने उसको यही बात की, सीधे डायरेक्ट ये बात बोली कि 2 दिन पहले इसमें 10 टन माल तूने निकाला और तीसरे रोज गाड़ी लगा रहा है, तू गाड़ी वापस बुलवा रहा है। भाई वो चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं 3 दिन में कितना बिगड़ गया ये। भैया के एक गाड़ी लगी, अगले रोज उन्होंने काटी 4.5 रुपए में, और दूसरे रोज गाड़ी लाता है और बोलता है कि अरे इसमें समस्या है। तो भैया तूने परसों काटी, जब क्या देखा? बगीचा देख के क्या गया? बगीचा देख के क्या गया और माल लेके क्या गया? कि जितनी बातें करेंगे, मैं जो भी काम करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि ये आदमी मान जाए तो 16 आने, नहीं माने तो मैं कर लूंगा, मेरा 17 आने। अभी ये व्यापारी मान जाते तो ये खुद गाड़ियां बनाते, तो मैं झंझट में नहीं पड़ता। अब मैं खुद बना रहा हूँ ना, तो 2 पैसे मैं कमाऊंगा, 17 आने, मेरे को क्या दिक्कत है? अभी किसानों के साथ भी ऐसा ही है। मैंने किसानों के साथ मीटिंगें ली, 15 दिन में 21 मीटिंग करी। किसानों को बोला भैया आप खुद करो इस नॉर्म्स पे काम, नहीं आए। अभी 2022 में हमने 10 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बनाया है। अभी किसान के दिमाग की जरूरत है नहीं मेरे को। आपका जमीन, पानी, ड्रिप, खेत में खड़े रहकर आप ड्यूटी दोगे, पैसा, खाद, पौधा, गाइडलाइन सब हम देंगे। अभी मैंने काम दूसरी लाइन से चालू कर दिया है। मुझे इंटरनेशनल व्यापारियों को माल देना है 2023 में, तो मैंने 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो बना लिया। पैसे लगाने वाले आ रहे हैं ना, बहुत सारे बलराम पर विश्वास करते हैं, फेथ कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। व्यापारी खुद पैसा लगा रहे हैं, कुछ बड़े इंडस्ट्रियल है वो एफपीओ पर पैसा लगा रहे हैं कि यार ये चालू घोड़ा है, ये हमको कमा के देगा, सबको दिखता है। तो एक 10 करोड़ का हमने नर्मदा बेल्ट का पोर्टफोलियो बनाया कि आपके पास मिनिमम 3 एकड़, मैक्सिमम 10 एकड़ में हम साझेदारी की खेती से आगे बढ़ रहे हैं। किसान के दिमाग की आवश्यकता नहीं दिमाग हम देंगे, क्या करना है, खाद, बीज, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, पौधा सब हम देंगे। आप केवल आपके खेत में जो आपको निर्देश दिया गया है, अटेंशन खड़े रहकर उतना काम करा लो। माल भी हम ही काट लेंगे, तुमको माल भी बेचने की जरूरत नहीं सब हम कर लेंगे। तो हम प्लान बी पे आ गए। पहले आप सुन लेते तो 8 रुपए बॉटम रेट था, अभी नहीं सुन रहे तो हम कमाएंगे उसमें।
आपकी मर्जी। तो इसमें दो लाइनें हैं, अगर आप सक्षम हो तो आप खुद करो, माल बेचने की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। पौधा, गाइडलाइन और मार्केट तीनों अवेलेबल कराएंगे, पैसा आप खुद लगाओ, उसमें हमें कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। दूसरा प्लान है कि जो किसान वाकई में सक्षम नहीं है, जिसके ऊपर कर्जा है लेकिन पानी है, करने की बहुत लालसा है, उसमें सारा पैसा हम लगा रहे हैं, तो रिस्क पूरी हो गई एफपीओ की। 70-30 का हमने रेशो बनाया है। नेट प्रॉफिट में खर्चा कटने के बाद 70% किसान का, 30% हमारा। पूरे भारत में ऐसी डील होती नहीं। आपके गांव में भी 50-50 होता होगा ना, कि पैसा और जमीन आधा आधा होता है ना। हमने किसान से कमाना ही नहीं है, केवल उसको सिखाना है कि ये नर्मदा बेल्ट अगले 4 साल में डिजाइन हो जाए, तो फिर किसान अपने आप चलेगा। तो ये दो पहलू पर चल रहे हैं हम। आप खुद अगर करना चाहो तो पौधा, गाइडलाइन और मार्केट हम 100% देंगे। आप अगर फंड नहीं है, वो किसान फंड के तहत आ जाए, तो हमें फिर 30% का उसमें हिस्सा चाहिए। काम तो आपको करवाना है, पैसा हम लगाएंगे, रिस्क सारी हमारी रहेगी। और उसमें एक सुंदर बात और रखी है कि कुछ गड़बड़ हुई, आंधी तूफान आ गया, कोविड में एक केला भी नहीं कटा, तो भी फार्मर को हम 1 साल का 7,000 रुपए एकड़ का देंगे। 7,000 एक जनरल उसको राहत हो गई। अभी उसका 1 रुपया लगा नहीं है, लेकिन 1 एकड़ में वो ड्यूटी दे रहा है, उसका उसको मिल गया। सारी रिस्क तो एफपीओ की है। वो अगले सेशन में मर्ज होगा, लेकिन आज उसको घर चलाने के लिए अगर कुछ आवश्यकता है तो 7,000 रुपए एकड़ हम उसको राहत राशि देंगे। और इसकी सुंदरता, अभी आप बात को पूरा समझना, हम बात कर रहे हैं कि आप एक बार प्लांटेशन करो, आप चाहो तो हम 9 कटिंग तक का एग्रीमेंट करेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे 9th कटिंग तक जाएंगे, और सबका मार्केट रेट एक जैसा रहेगा। अभी आपने फर्स्ट लगाया और रटून की बात करी तो बोलेगा 2 रुपए कम हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट वो तो पूछ ही लेता है क्या है इसमें। वो व्यापारी पता भी रहता है कि पिछली बार उसने कटिंग करी थी, उसको मालूम है कि मैंने काटा। इसके यहाँ जड़ी है, जड़ी है, इसकी जड़ी का 2 रुपए, जड़ी का रेट अलग, तड़ी का रेट अलग, वो अलग अलग। एक्चुअली ये न किसान को पता है, न व्यापारी को पता है कि क्वालिटी बनाई कैसे। को यहाँ को कोई ज्ञान नहीं है। मैंने आलू लगाया, इन्होंने बताया कि मैंने वो कर लगाया, मैंने बताया, उसको तो कोई मालूम नहीं है क्या चीज है। वो तो फर्स्ट का बोल रहा है कि फर्स्ट का है, फर्स्ट का है, वो तो काट भी रहा है फर्स्ट का इसमें, उसको कोई मालूम नहीं है। सही बात है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है व्यापारी में। एक्चुअल सही सुंदरता जो है ना, आपका पैसा जो बनेगा वो दूसरी और तीसरी में बनेगा। वेट अच्छा बैठता है। पहली में आपने पौधे पे पैसा कर दिया, कल्टीवेशन पे कर दिया, ड्रिप नहीं थी, नया ड्रिप लगाया, ये सारी चीजें हैं। तो पहले में पैसा उतना बनता नहीं, जो पैसा बनना है दूसरी और तीसरी में बनना है। सही। और हमारे यहाँ चलन क्या है, दूसरी मुश्किल से लेते आएगी, तीसरी की बात ही नहीं करेंगे। तो जब दूसरी निकालोगे तो उसमें खर्चा होता है। तो जो आपने पौधा खरीदा या खाद ज्यादा डाला, वही काम आपने दूसरी को रोटावेटर करने में, उसको निकालने में 25-30 हजार रुपए एकड़ का खर्चा कर दिया। तो न पहले में बचा न दूसरे में बचा। ये प्रक्रिया में आदमी उलझ के रह जाता है। दिखता है बड़ा लॉलीपॉप की, ये केले वाला आदमी, ये बड़ा आदमी है। एक्चुअल में उसकी गर्दन उसकी कहाँ फंसी है, उसको पता है कि कमा कितना रहा है। तो मेरा भी मानना है कि 7वीं 8वीं 9वीं कटिंग है ना, पर जहाँ पर ब्रह्मपुर साइड केले की खेती कर रहे हैं, हाँ, वो फर्स्ट वो सेकंड, इसके हाँ, बाद लेते ही नहीं खेती। हाँ, बराबर बात है। और एक नाचनखेड़ा गांव है, हाँ, वो वहाँ के सारे किसान लगभग 90% किसान ऐसे हैं जो फर्स्ट में एक ही बार लेते हैं, एक ही बार लेते निकाल के फेंक देते हैं। सही बात है। नाचनखेड़ा, तांदलवाड़ी, एनपुर, ये सारे किसान जो है, मैं नाम गिना रहा हूँ नहीं, हाँ। ये एक ही बार लेते हैं, एक बार फर्स्ट, हाँ, उसके बाद नहीं लेते। नहीं लेते। तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इसको आप डीपली एनालिसिस करो, अच्छा, उन किसानों से भी पूछो, और जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पर गौर करना। ये जो 4-5 गांव बताए ना, यहाँ केवी पाटिल के रिश्तेदार है, अच्छा, जो जैन इरिगेशन में मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। शुरुआत हुई पूरे हिंदुस्तान में, जैन इरिगेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, केले में नया रेवोल्यूशन लिया है, लेकिन बेचारे पौधे बेचने तक सीमित रह गए। दिक्कत ये है, अभी आप नाचनखेड़ा या एनपुर या तांदलवाड़ी
या आप केरला, इन किसानों से बात करना जिन्होंने आपको बताया, उनको पूछना बजट क्या है। 1 एकड़ में डबल ड्रिप, मल्चिंग, पौधा 5 बाय 6 से ऊपर लगाते नहीं, तो 1450 पौधे, 18,000 रुपए की मल्चिंग 1 एकड़ की। डबल ड्रिप जो आपके यहाँ लगने वाली थी ड्रिप 6 फीट पे 2300 मीटर, तो अब वो 4600 मीटर लगी। आम किसान ये खेती में जांच नहीं सकता। उसके बाद मल्चिंग लगा दी है, तो मल्चिंग के बाद डीएपी कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते। तो आपको बेसल डोज अच्छा सा भरना है। उसके बाद सारे डोज चलेंगे वाटर सॉल्युबल, 0-34, 12-61-0, 00-50, इसके डोज चलेंगे। तो इन फार्मरों का आप अगर स्टेटमेंट देखोगे तो 5 से 7 रुपए किलो का खर्चा है, 5 से 7 रुपए किलो का। और पाटिल साहब ने थोड़ा सा एक एक्सपोर्ट का काम खुद का चालू किया है, तो उतने किसानों का माल काट लेते हैं और सब किसानों को बताते हैं कि हम हाईटेक फार्मर हैं। ये हकीकत है। तांदलवाड़ी सबसे बड़ा फार्मर, जिसके यहाँ 150 एकड़ का केला लगता है, 4 मीटिंगें हमारी कर रही है। फिर सागर भैया की एंट्री कर रही है हमने, वहां पर सागर भैया की मीटिंगें हुई है। आज वो एक ही बार लगाता है और 3-4 कटिंग ले रहा है और 5 बाय 7 पे गया है। अब वो जैन का पौधा नहीं लगाता है। रेट तो दाचन खेड़ा वालों को भी सबसे बोर्ड पे नाम उनका ही आता है, बुरहानपुर तो मंडी बोर्ड क्यों में आता है नाम? लगभग किसान उसी वही वो लॉलीपॉप है ना, क्यों आता है नाम? वो लॉलीपॉप है। मैंने आज आपको कुछ भी लॉलीपॉप दे करके इस गांव में एक फार्मर का माल 10 रुपए में काटा। वो माल भंगार हो या अच्छा हो, 10 रुपए में माल काटिए। आप क्या बोलोगे? यार ये जो करता है, ये जैसा दिखता है, ये जैसे चलता है, वैसे मेरे को करना है, मेरा दिमाग नहीं लड़ाना। पूरे बुरहानपुर, रावेर, जलगांव जिला और बुरहानपुर जिला, ये दोनों 12 किलोमीटर पे टच में है। पूरे इन जिलों में एक मुझे बता देना अच्छा व्यापारी यहां पर। पिछले 3 साल से सागर भैया को लेके मैं घुमा हूं, मैं मीटिंगें ले रहा हूं। अब धरती एक्सपोर्ट ने वहां काम चालू किया है। जो किसान 5 बाय 7 पे लगा रहा है उनके यहाँ सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया। एनपुर में 5 बाय 7 की मीटिंगें ली, उनको बोला इधर आओ नहीं तो मर जाओगे, क्योंकि 4 सक्षम किसान हैं, 40 डैमेज किसान है। सीगा टोका आता है तो जाता ही नहीं, वहां का माल पक जाता है गाड़ी में जाते जाते। बुरहानपुर मंडी की ये स्टोरी है। आज का अभी अगर आपको मैं रेट बताऊं तो अब इस साल वो रियलिटी पर गए हैं। मेरी खुद की बुरहानपुर बोर्ड में सागर भैया के साथ एक मीटिंग है, उसका मैंने पूरा वीडियो डाल के रखा है। 450 किसान थे उस मंडी में, बोर्ड पर ही मीटिंग हुई थी। ये कल का भाव है, 2 तारीख। बीपीआर मतलब बुरहानपुर मिनिमम 201 से 601, ये क्विंटल का रेट है। कल गाड़ी लगी थी 35। ये डेली मेरे पास मैसेज आता है पूरे इंडिया का, कहां क्या गाड़ी बिक रही है, क्या हो रहा है। 601 रुपए हाईएस्ट फर्स्ट रेट। ये अब चालू किया रियलिटी बतलाना, अभी लॉकडाउन में फंसे है। इसके पहले 1000, 1100, 900 खेत में माल कटता है 3 रुपए में, रेट डालते हैं 900, 1000। हमने बोला यार ये तुम मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो, अंधकार में किसको डाल रहे हो? सही। वहां बोर्ड पर रेट ओपन करते हैं तो ऐसे उंगली उठाते हैं कि मैंने ये रेट कर लिया। किसान आया, अपने मल्ले का बताया, एक लोडर रहेगा वो बताएगा भैया मैं इसका माल देख आया हूँ, ये क्वालिटी का है, तो वह व्यापारी रेट तय करेगा। ऐसे मंडी है वहां पर, बोर्ड है। तो 11 रुपए में आपकी गाड़ी ले ली, पर्ची बन गई, 11 रुपए का सौदा। दूसरे दिन गाड़ी जाएगी तो वो जो हिम्माल है वो बोलेगा भैया मेरे को 10,000 की गड्डी चाहिए गाड़ी की, नहीं तो ये गाड़ी वापस जा रही है। ये बुरहानपुर की हकीकत है। 10,000 रुपए उस हिम्माल को चाहिए। उसके बाद में वो फोटो वीडियो भेजेगा ना, तुम्हारा 9-10 रुपए का रेट है, उसको 7 रुपए का रेट भरेगा। मेरे को नहीं परवड़ता। अब ये 1 महीना हुआ है मात्र अभी, अब ये सही रेट डालना चालू है। आज रेट है 601 का, ये रियल रेट है। 1 महीने पहले तक के आप रेट देखोगे ना तो 11 रुपए रेट है, खेत में 3 रुपए में कट रहा है माल। वो वीडियो वायरल हुए, पेपर में आया। जब मैंने बोला तुम अभी तो सुधर जाओ, बोर्ड वालों को बोला
कि रियल रेट डालो ना। 12-13 रुपए 14 13.5 रुपए कट रहा था वहाँ। और बोर्ड 18 रुपए 19 रुपए बता रहा है। हाँ, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सही। तो जो छोटे गरीब किसान रहते हैं ना, वो बोलते हैं यार मेरा तो माल ही नहीं कट रहा 18 रुपए में, क्योंकि किसी का नहीं कट रहा। तो सभी ऐसे कलपते ही रहते हैं। तो वो ऐसा उसका कटा होगा, उसका कटा होगा, उसका कटा होगा, ऐसे मतलब हवाई फायरी में जी रहे हैं। तो सब भ्रांतियां हैं। रियलिटी क्या है हिंदुस्तान में, मैं आपको बतलाता हूं। एक बार पौधा लगा करके निकाल देना, इसका मतलब ये होता है कि आपको लेते नहीं आता है। दूसरा, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो गाइडलाइन दे रहा है उसको भी जानकारी नहीं है दूसरा कैसा लेना, या जानकारी होने के बावजूद आपको ऐसी गाइडलाइन दी जा रही है कि आप दूसरा ले नहीं सको। इसको सत्यता कहते हैं। अभी आपने पहले साल 1.25 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया 1 एकड़ में, ठीक है, कमाए 5 लाख। अगले साल फिर आपको खुजाल है 1.5 लाख खर्चा करने की। जरूरत क्या है? शब्द गलत है मेरे, लेकिन जरूरत क्या है 1.5 लाख खर्च करने की? अगर उसी प्लाट से आप 5 लाख कमा सकते हो। सही। ट्रैक्टर, निंदाई, गुड़ाई, कल्टीवेशन, वो जो प्लास्टिक मल्चिंग कर रहे हो, वो अगले 10-20 साल में आपके बच्चों को क्या देके जाओगे? क्योंकि 30% प्लास्टिक हमेशा रह जाती है, पूरी बाहर आती नहीं। ये सिक्के का एक पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूं जो मार्केट में हो रहा है। ये आपने देखा मार्केट में जो हो रहा है, अब इससे आप कंपेयर करना। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केला व्यापारी है देसाई ग्रुप। हैप्पी बनाना के नाम से केला खरीदी बिक्री करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोमेस्टिक में भी भेजते हैं। ठीक है, मैंने जब केला को सीखना चालू किया 2010 में, तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम करता है हैप्पी बनाना, देसाई ग्रुप। आप लोगों ने ये करना चाहिए। आप अगर केले की खेती में जा रहे हो तो आपने शोध करना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा केला कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है। जब मैंने समझा तो हैप्पी बनाना को देखा, तो हम तलुन बड़वानी से हैप्पी बनाना की साइड विजिट करने गए। तो बड़वानी से 220 किलोमीटर है बड़ौदा, उसके 40 किलोमीटर पहले डबोई। डबोई में उनका 120 एकड़ का फार्म 2011 में हमने विजिट किया। एक करीब 8-9 लोग गए थे हम। जब हम उनके खेत पे गए तो गाड़ी लोड हो रही थी। हम ऐसे ही टाइम पे गए कि आप माल लोड करो तो भी दिख जाए हमें। तो उनके खेत में क्या था, 1 एकड़ में मात्र 900 पौधे लगे हुए थे। 120 एकड़ का प्लॉट, सभी केला, 1 एकड़ में 920 पौधे थे, इससे ज्यादा नहीं थे। उसके बाद जो माल कट रहा है उसके पास बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट मेरे कंधे से ऊपर है, मेरे सिर से ऊपर है। और उस प्लॉट को जब माल खत्म हो गया तो तीसरा बच्चा छोड़ रखा है। 2011 में हमने ये कंडीशन विजिट करी। मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाओगे तो 2011 में मैंने फोटो डाल रखी है। संतोष पाटीदार को ऐसा खड़ा किया, उसके साइड में केले का झाड़ है, उसके पास बच्चा है, उसके साइड में बच्चा है। अभी एक साथ चल रहे हैं, 3 पौधे एक साथ चल रहे हैं। बहुत कम समय में हो जाएगा। ये तो ये आपके समय का अंदर काफी आ जाएगा इसमें। हाँ, मैं कंप्लीट करता हूं इस बात को। 900 पौधे 1 एकड़ में, तो 900 कट रहे हैं, 900 जवान बच्चे खड़े हैं, 1800, और 900 नए बेबी आने के लिए तैयार है। 9 9 2 18 9 3 2700 पौधे आपके 1 एकड़ में हैं। हम भाग रहे हैं 1750 पौधे मात्र। पौधे कम कर लूंगा तो उत्पादन कम आएगा। तो पौधे यहां कम है या यहां कम है, ये देखने की दृष्टि बदलना है। उसके बाद 2011 में जो प्लाट विजिट किया, अभी 2019 में 19-20 में वो प्लाट उन्होंने स्थानांतरण किया। लक्ष्मण आहिर सूरत कामरेज के एक बड़े व्यापारी हैं जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। भगवती केला के नाम से उनका बहुत बड़ा केले का काम है, मेरे मित्र हैं अच्छे वो। उन्होंने उस देसाई ग्रुप से 100 एकड़ का प्लाट ले लिया कि अब मैं केला करूंगा। तो 2010 से 2020 तक 10 साल तक केले में केला चला, कोई अल्टी पल्टी नहीं। देसाई ग्रुप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, फर्स्ट भी, रटून भी, तीसरी भी, चौथी भी, 10वीं भी, 12वीं भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, डोमेस्टिक में भी बेच रहा है। उसको क्वालिटी का पैरामीटर खराब नहीं हो रहा है। ये रियलिटी हिंदुस्तान की। उसके बाद 2020 में जब 19 लास्ट में 20 में लक्ष्मण आहिर ने वो टेक ओवर किया, तो उस प्लाट को पूरा रोटावेटर चलाया और वापस केला लगा दिया उसी कंडीशन पे। 900 पौधे 1 एकड़ में। उस व्यापारी को माल बेचना है, उसके क्वालिटी के नॉर्म्स के माल नहीं मिल रहे हैं, तो खुद ने खेत ले लिया ना, खुद ने लगा दिया। अभी आप जाकर देख सकते हो, 1 एकड़ में 900 पौधे हैं, डबोई में लक्ष्मण आहिर का प्लाट है।
ये है व्यापारी मेंटेलिटी। और एक साल में एक ही फसल लेना, ये किसान की मेंटेलिटी है। और जो पौधे बेचकर उनको जा रहे हैं उनकी मेंटेलिटी है। या तो किसान ने मानना चाहिए कि मेरे को दूसरी लेते नहीं आती, या ये समझ जाना चाहिए कि जो मुझे गाइडलाइन कर रहा है उसको नहीं आता या वो सिखाना नहीं चाहता। रियलिटी ये है, इसको जितनी जल्दी हम समझ ले उतना अच्छा है। ये हिंदुस्तान में ही हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर की बात नहीं मैं कर रहा हूं। हमारे यहाँ बड़वानी अंजड़ में मैं खुद बोलना चालू किया, 5x7 पे लगाना है। तो आप अंजड़ से अंदर जाओगे केशरपुरा, 3 कटिंग हो गई है, 4था लाम खड़ा है और 5वां बच्चा छोड़ रखा है। रेवा G9 5x7, 5x8 पे लगे हैं, 1 कटिंग हो गई है, दूसरा पौधा खड़ा है। वो मैंने जो धागे से काटने का बताया ना, वो 5x8 पे था। केले की क्वालिटी देखी कैसे, वो वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा कि मेरे खेत में केला कैसा है और इसमें कैसा दिख रहा है। ये तो अपने निमाड़ का ही है। ओंकारेश्वर में अभी 100 एकड़ मैंने लेके रखा था, जियाजी मेंटेन कर रहे थे, तो 5x7 पे लगाया। वो गड़बड़ी ये है कि वो किसान भी समझ में नहीं आ रहा था और जो पार्टनर थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बलराम क्या करवाना चाहता है। मैंने खुद ने 100 एकड़ में यहाँ 5x7 पे लगाया ना, अभी भी माल काट रहे हैं ना वो। मैं बाहर हो गया हूँ अभी दिवाली से, प्लाट वही चल रहा है, वो माल अभी भी काट रहे हैं। ये आपके नजदीक है ओंकारेश्वर, देखा है मैंने। तो ये सारी बातें हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, निर्णय हमें लेना है। अब हम अगर हाईटेक हैं और खर्चा ही करना चाहते हैं तो उसमें ही कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें मेरा फायदा है, वही मैं बोल रहा हूँ। मेरी सुन लो तो 16 आने, नहीं सुनो तो 17 आने। भाई आप 5x5 पे 1750 पौधे लगाओगे, अब खाना खिला दिया है, मजबूरी एक आध को तो मेरे से पौधा खरीदना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा। तो बातें बहुत गौर से समझने की है और आगे के भविष्य को लेके चलना है। और मेन मुद्दा भी ये आता है कि हम खर्चा कितना करें। डबल ड्रिप पर मेरा कोई जोर नहीं है, प्लास्टिक मल्चिंग में खेत के अंदर आने देने का बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी हूँ, उस दिशा में सोचता हूँ। तो रियलिटी भी है और किसान का बजट भी बचता है। अगर मैंने आपसे 2-2.5 रुपए के ऊपर पर केजी का खर्चा करा दिया तो मतलब फिर मैं आपको इनपुट क्या दिलाऊंगा। अभी आपने मल्चिंग, डबल ड्रिप, फलाना ढिमका करके 5 रुपए किलो तक का खर्चा कर दिया और फिर रेट चलेगा 4.5 रुपए, तो आप अगली बार बच्चे को बोलोगे यार दूसरी फसल ढूंढ, अब ये तो एक बार बलराम के चक्कर में आके फंस गए। तो ये केले की टोपी ऐसे हो रही है, अल्टी पल्टी हो रही है, इसकी टोपी उसके सर जा रही है। ये इसने हटाया, दूसरे के पास गई। वो लॉलीपॉप भी दिखता है ना, गांव वाले को लगता है यार इसने तो खूब गाड़ियां भरी है। अब वो गाड़ियां भरी, उसको पता है कि कितना दुकानदार का बिल है, कितना मल्चिंग वाले को पैसा नहीं दिया है, ये रियलिटी तो उसको पता है। लेकिन पड़ोस वाला बोलेगा यार ये हमको बताता नहीं, हम भी लगाएंगे। वो कुचक्र है, वो उसमें उलझा पड़ा है। हमारा जो गाइडलाइन का रेशो है 2-2.5 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है, 5 रुपए बॉटम रेट पे हम काम करते हैं, इसके नीचे लाएंगे नहीं, कभी भी कुछ भी क्राइसिस आ जाए। तो ये थोड़ा मैच होता है कि जितना लगाया इतना तो निकलेगा, ये निश्चित होता है। फिर इसके ऊपर जो मिलेगा वो बोनस है कि वजन ज्यादा मिल गया, खर्चे बच गए। रटून में खर्चा हमारा सोहन भाई के यहाँ 20 पैसा किलो का है। कितना? पर केजी 20 पैसा। मैं फिर भी किसान को बोलता हूँ कि तुम खेत में जाने का मोटरसाइकिल का पेट्रोल जोड़ लो, सब कर लो, 1 रुपए किलो तक चले जाओ। भारत में कभी भी 2 रुपए किलो से नीचे केला बिकेगा नहीं, तो भी 50% मार्जिन है, फिर भी मार्जिन है। और अभी मैं तो किसानों को बोलता हूँ कि जिस दिन 2 रुपए किलो बिके उस दिन भूसा खिलाना बंद करो, केले खिलाओ गाय भैंस को। आज 6 से 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो भूसा की कीमत है, 8 रुपए किलो। तो केला हम 2 रुपए किलो क्यों बेच रहे हैं? गाय भैंस को खिलाओ ना 2 रुपए किलो, तो 8 रुपए का खरीद के लाओगे, उसकी वजह इसका रेट 8 रुपए हो गया। ये बातें हम समझना केवल सीख जाए ना तो सब काम पार लग जाएगी। वो एक ईगो पे आती है, केला गाय को कैसे, भैंस को कैसे खिला दूं, वो ऐसा ईगो लगता है। खिला रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। बातें बस छोटी छोटी सी है, लेकिन समझ जाए जल्दी तो अच्छा है। आप लोग बताइए कैसे आगे बढ़ना है, मैं तो बोलता ही रहूंगा बहुत।
नहीं, कुछ सुनना है ना आज आपको। ठीक है। फिर उसके बाद जो सलाह आगे भी लेनी सुनाना है है वो और भी आप लोग तय कीजिए किस दिशा में आगे बढ़ना है, वैसे आगे बढ़ जाएंगे। हम पूरी खुली किताब है। करेंगे अभी ना सबसे गाइड। ज्यादा नुकसान में तो सामने किसान बैठे हैं। ये जिस दिशा में जाना चाहेगा सोचें उसके बारे में। तो ये बात आगे रखे पहले। संगठन से ही आगे बढ़ो, जो हाँ, सभी जन मिलकर के साथ में आगे बढ़ेंगे ना, तो क्योंकि एक पहले जैसा किसान भी फॉर्म वही होगा। ये माल बेचने वाले, निकालने वाले। प्लानिंग है कि आगे आपकी आगे प्लानिंग है है क्या? हाँ तो छह प्लानिंग तो छह है। जो कर्जे में ग्रसित किसान हो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जा सकते हैं। जो सक्षम किसान हो वो अपने से आओ, लेकिन एक थोड़ी संख्या बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो पॉकेट है ना बहुत दूर है। अभी इतनी दूर अगर गाड़ी आ रही है तो कोशिश हम ऐसा करें कि जब भी गाड़ी बने तो 12 टन 20 टन ये माल निकलता रहे। वो भले गाड़ी दो बनना चाहिए खेतों का उसमें, मिल गाड़ी जाए। बनेगी तभी वो मजा नहीं आता ना। पिकअप वापस वाले छोटे लोकल भी वापस ले जाते हैं हाँ वो गड़बड़ होगी। और वो तो फिर मनमानी रेट वाला मामला हो जाता है। और 3-4 किसान एक टाइमिंग पर लगाओ। वो टाइमिंग छोड़ दो कि कौन से दिन लगाएं, क्योंकि हमने फरवरी में लगाया तो एक बार हमने पकड़ा टाइम, लेकिन अगली जड़ी तो अलग टाइम से आएगी। हाँ, वो तो सब अलग है। अलग-अलग वो अलग टाइम से आएगी। हमने जून में लगाया तो एक बार टाइम पकड़ा, फिर उसकी जड़ी तो अलग टाइम पे आएगी। तो वो कोई मैटर नहीं है टाइम का। हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी, जमीन कब खाली हो रही है, उस हिसाब से हम एंट्री ले सकते हैं। पानी सारा ये मतलब टीडीएस कैसा है यहाँ का? बोरिंग का है, कुएं का है? कुएं का है। TDS उसमें ठीक केनाल होगा का फिर। मतलब सीपेज रहता है, हाँ, जैसे वो अंदर अच्छा है। अंदर तो वो में मतलब बढ़ जाता है, लेवल बढ़ बोरिंग वगैरह का नहीं है, पानी को नहीं यूज करते बोरिंग में। आप लोग एक विजिट भी लगाओ, ऐसा हो ना तो जहाँ 5-8 पे 5-7 पे हमारे प्लाट लगे हैं, एक विजिट करो। और किसान पाठशाला चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जो एक्टिविटीज हो रही है इंडिया लेवल पे या अपने निमाड़ में जो हो रहा है वो आपको दिखता रहेगा कि कहाँ क्या काम हो रहा है। आसपास हमारे इधर भी प्लाट आपका इस तरफ होंगे, मेरे को लड़के को पूछना पड़ेगा। इधर पौधे तो आए थे इधर, लेकिन पता नहीं वो 5-7 वाले तो नहीं होंगे यहाँ पे। इधर दरगाह में अंदर तरफ होगा। हाँ वहाँ पर तो है, दरगाह में है। प्रॉपर 5-7 पे। वहाँ तो माल भी कट रहा है हमारा। आप बड़वानी आएंगे तो और भी चीज़ें देख पाएंगे। टिश्यू कल्चर लैब का विजिट कर लोगे। हमारा एक फार्म कार्ड का प्रोग्राम है जो ऑनलाइन डिलीवरी है। आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो फार्म कार्ड, और ऑर्डर दोगे तो घर पे खेती किसानी के सारे सामान आएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, इस तरीके से फार्म कार्ड वो ऑनलाइन शॉपिंग का एक जरिया है जिसमें काफ़ी सारी छूट देते हैं हम। वही प्रक्रिया है कि ज़्यादा माल का ऑर्डर ले लिया एक बार तो सस्ते में मिलेगा, वही किसानों को फिर कम दामों में होम डिलीवरी के हिसाब से देना है।